Hello students, this is Sana Aftab, Assistant Professor of Buddha Institute of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, GIDA Gorakhpur. This is the part of Diploma second year Hospital and Clinical Pharmacy. Topic is Modern Dispensing Aspects. Here we discuss about the topic is Modern Dispensing Aspects, Pharmacist and Patient Counseling, advice for the use of common drugs, and lastly we discuss about medication history. Now we first discuss about modern dispensing aspects. With the development of specific and potent synthetic drugs, the emphasis of the pharmacist's responsibilities has moved substantially towards the utilization of scientific knowledge in the proper use of modern medicines and the protection of public against dangers that are inherent in their use. For the various audiovisual and illustrative leaflets are used, pharmacists play a very important role in counseling the patient. He utilizes his knowledge and clarify patient understanding about doses, regimen, method of administration, and advises him for the drug related precautions. अब मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स मतलब इसमें ये चीज़ बताता है कि जो आजकल डिस्पेंस हो रहे हैं, जैसे ड्रग जो डिस्पेंस हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पेशेंट में, तो उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स रख सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, क्या क्या नया मेथड डेवलप कर सकते हैं जो कि डिस्पेंस करने में ईज़िली पेशेंट तक वो चीज़ पहुंच सके, इजली पेशेंट को मिल सके विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स। जो भी स्पेसिफिक ड्रग है या पोटेंट हैं जिनका इफिकेसी स्मॉल अमाउंट में ही ज़्यादा है, उसके लिए क्या क्या डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स होने चाहिए, फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स द सब्सटेंशियली यूज़ ऑफ नॉलेज, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो फार्मासिस्ट के नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए पोटेंट ड्रग्स से रिलेटेड, और फिर जो भी ड्रग है उसको डिस्पेंस करने के रिलेटेड प्रॉपर यूज़ कैसे करेंगे उस ड्रग का, प्रोटेक्शन कैसे होगा डेंजर्स में, अगेंस्ट डेंजर दैट इनहेरेंट इन देयर यूज़ के लिए। फॉर द वेरियस ऑडियो विजुअल एंड इलस्ट्रेटिव लीफलेट्स आर यूज्ड, pharmacists play a very important role in counseling the patient. मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स में सबसे पहले क्या चीज़ है कि मॉडर्न एरा है, जो आजकल का टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें कैसा मेथड डेवलप करेंगे डिस्पेंसिंग के लिए, क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए पोटेंट ड्रग से रिलेटेड या कोई भी सिंथेटिक ड्रग से रिलेटेड, जिसका पोटेंट ड्रग का मतलब हो गया कि जो स्मॉल अमाउंट पे एफिकेसी ज़्यादा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे डिस्पेंस करें, फार्मासिस्ट कैसे अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके डिस्पेंसिंग में एक नया मेथड डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसका सोर्स बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके उस मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे ला सकते हैं, ये सब मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in counseling the patient. He utilizes his knowledge and clarify patient understanding about doses, regimens, method of administration, and advises him for drug related precaution. मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स में फार्मासिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल काउंसलिंग कराने के लिए पेशेंट को काउंसल कराएगा कि कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा कि कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहले कि फार्मासिस्ट प्ले रोल करता, वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का। वो क्या काम करते हैं कि वो कन्विंस करते हैं पेशेंट को, अवेयर करते हैं पेशेंट को क्लैरिफाई करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट डोजेज रेजिमेन के बारे में सारी चीज़, पेशेंट के ट्रीटमेंट से लेकर पेशेंट के डिजीज़ से लेकर पेशेंट के डोजेज रेजिमेन से लेकर पेशेंट को कितने टाइम पे ड्यूरेशन पे दवा देनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हर एक पैरामीटर को चेक करके पेशेंट को काउंसल कराते हैं, पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं ड्रग के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग, फिर उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। ये सारे रोल होते हैं फार्मासिस्ट के। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ओरल है,
टॉपिकल है, क्या मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन का, या एडवाइस क्या देंगे, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए उस ड्रग से रिलेटेड, ये सारा मेथड जो है वो फार्मासिस्ट का एक रोल है कि फार्मासिस्ट वो प्रोवाइड करेगा पेशेंट को। इसमें यूटिलाइजेशन भी होगा कि कैसे दवा यूटिलाइज़ किया जाता है, एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, या उसके साथ कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़, ये सारे पैरामीटर्स मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स में आते हैं जो कि फार्मासिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने का पेशेंट के लिए। ये मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स में ये चीज़ कवर अप हुई। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है? पेशेंट कंप्लायंस कैन बी डिफाइंड एज adherence to the prescriber instruction by the patient. Compliance can be calculated as follows: percentage compliance NPD minus NME upon NPD into 100। पेशेंट कंप्लायंस क्या होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट है पेशेंट मतलब जो पेशेंट है, और कंप्लायंस मतलब फॉलो करना। compliance patient compliance can be defined as adherence prescriptions instruction by the patient। मतलब एक ऐसा adherence होना पेशेंट का जो कि डॉक्टर या फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्राइब किए हैं, जो दवा को प्रिस्क्राइब किए हैं, जितने अमाउंट में किए हैं, जितने फ्रिक्वेंसी में किए हैं, जिस रूट में किए हैं, वो चीज़ को फॉलो अप करना बाय पेशेंट जो है उसको फॉलो कर रहा है, उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से कैच कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसको पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्राइब कर दिया ये दवा लेनी है, इतने अमाउंट में 1 mg लेनी है, रात में लेनी है, इस टाइम में ये प्रिकॉशन लेना है, इसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ को पेशेंट जो है फुली अमाउंट में एडहेयर कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसको पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। अब परसेंटेज ऑफ पेशेंट कंप्लायंस का मेथड क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कितने % पेशेंट कंप्लायंस में है? तो ये NPD माइनस NME अपॉन NPD इन 200, ये एक बेसिक फार्मूला है जिससे पेशेंट कंप्लायंस का रेशियो परसेंटेज पता चलता है। NPD इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डोजेस, NME इक्वल टू नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर। ये दोनों के डिफरेंस के लेके नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डोजेस इंटू 100 करेंगे तो पेशेंट का कंप्लायंस का परसेंटेज निकल आएगा। तो बेसिक चीज़ है पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस क्या है? जो भी पेशेंट प्रिस्क्राइबर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहा है, अपने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर रहा है, वो पेशेंट कंप्लायंस कहलाता है। This is all about patient compliance. Now we discuss about reason for non-compliance। अब ये नॉन कंप्लायंस की बात आ गई कि नॉन कंप्लायंस होते क्या है। नॉन कंप्लायंस एक ऐसा चीज़ जो कि पेशेंट फॉलो अप ना करे, जो प्रिस्क्राइबर है प्रिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्म में दे दिया, जो फ्रिक्वेंसी दिया, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए जो दवा बताई है, जो फ्रिक्वेंसी बताई है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया, उसमें कोई भी एक पैरामीटर को वो लैग कर रहा है, स्किप कर रहा है पेशेंट, या कोई भी पैरामीटर को वो फॉलो अप नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में इस चीज़ को नॉन कंप्लायंस कहते हैं। रीज़न फॉर नॉन कंप्लायंस, वेरियस रीज़न फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्रग थेरेपी कुड बी एज ए फॉलो। फर्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ थेरेपी, फॉरगेटफुलनेस। फर्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पेनफुल और द पेशेंट फाइंड्स एनी डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग सम डोजेस फॉर्म, नॉन कंप्लायंस इज़ जनरली ऑब्जर्व। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट फैक्टर है जो कि रीज़न होता है नॉन कंप्लायंस का। तो इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पेनफुल चीज़ पता चल रही है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अगर कोई इंजेक्ट ले रहा है, जो पेरेंट्रल प्रिपरेशन जितने आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, उनसे पेन हो रहा है पेशेंट को, तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉज कर रहा है पेन, जिसकी वजह से पेशेंट इंजेक्शन लेना प्रेफर नहीं करते
और ये नॉन कंप्लायंस का फर्स्ट रीज़न होता है, कॉज फैक्टर होता है जो कि नॉन कंप्लायंस को इन्हांस करता है। सेकंड है टाइप ऑफ थेरेपी। चांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस आर मोर इन लॉन्ग टर्म थेरेपी एंड इन मल्टी ड्रग थेरेपी पेशेंट में फॉरगेट टू टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली और इन टाइम एज ए प्रिस्क्राइब। टाइप ऑफ थेरेपी में क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन हो गए हैं। हर तरह के लोग हर तरह के प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हर तरह के डॉक्टर। हर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ओरल है तो उसका सिर्फ ओरल ही आ रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी हो गई है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी हो गई। एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट दवा आ गए हैं, तो टाइप ऑफ थेरेपी चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया कि भूलने लगा कि कौन सी दवा कब लेना है, किस वक्त खाना है। इसका ये भी मेन रीज़न है नॉन कंप्लायंस होने का कि डिफरेंट एक ही चीज़ के लिए 2-3 तरह की दवा, जिसमें कि पेशेंट इरिटेट भी हो सकता है, भूल भी सकता है। ये कॉज फैक्टर होता है नॉन कंप्लायंस का। थर्ड पॉइंट इज़ फॉरगेटफुलनेस। If the frequency of administration is more, patient generally show non-compliance because of forgetfulness. अगर फ्रिक्वेंसी एक ही दवा को दिन में 4 बार लेनी है तो हो सकता है कि पेशेंट भूल जाए तीसरे टाइम, चौथे टाइम दवा लेना। ये मोर फ्रिक्वेंसी एक ही दवा को 3 बार, 4 बार, जैसे होम्योपैथी प्रिपरेशन में होता है। होम्योपैथी प्रिपरेशन में अगर एक ही दवा को, एक ही टिंचर को 5 बार, 5 बूंद, 6 बूंद या 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप एक ही बार दिन में 10 बार लेना है, तो इसमें क्या होता है कि 1 या 2 बार पेशेंट स्किप करेगा, जिसकी वजह से वो फॉलो होता है नॉन कंप्लायंस में। ये फैक्टर थर्ड फैक्टर है नॉन कंप्लायंस का। फर्स्ट फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड वन इज़ द टाइप ऑफ थेरेपी, थर्ड वन इज़ फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट. As many expensive medicines are not in stock in various hospitals, some patients generally belonging to the lower economic strata may not buy such medicines and show non-compliance. It becomes an important factor for non-compliance as a large section of Indian population are poor. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कंप्लायंस के फैक्टर होने का कॉस्ट। जितने भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग्स होते हैं, इंडिया की मेनली पॉपुलेशन क्या है, ये बिलो एवरेज के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जितने भी लोग आते हैं पुअर कैटेगरी में आते हैं। जो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव दवा है, जो भी हाई रेट में एक्सपेंसिव दवा है, वो हाई हॉस्पिटल में या बिग हॉस्पिटल में, लार्ज हॉस्पिटल्स में, एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में ये दवा यूज़ होते हैं, जो कि पेशेंट प्रेफर नहीं कर पाते, पेशेंट नहीं ले पाते उस दवा को, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से। ये मेन रीज़न है नॉन कंप्लायंस होने का। अगर एक दवा का रेट 10 रुपये है, तो वो उसका अगर इनकम 10 रुपये से बिलो है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा उस दवा को लेके। तो यही मेन फैक्टर है कॉस्ट। दवा का कॉस्ट बढ़ेगा तो वो नॉन कंप्लायंस का फैक्टर रिड्यूस करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो नॉन कंप्लायंस घटेगा। नेक्स्ट है पुअर इंस्ट्रक्शंस। सिंस पेशेंट इज जनरली एनर्जियस ऑफ हिज इलनेस, he is therefore not in a proper frame of mind to receive the information that is being imparted by the physician. Physician and pharmacist should hence use simple language for compliance of the therapy. Poor instruction. Poor instruction से मतलब है कि अगर कोई भी पेशेंट फार्मासिस्ट के पास गया या डॉक्टर के पास गया, उसका जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो लैंग्वेज है, जो डॉक्टर की लैंग्वेज है या फार्मासिस्ट की लैंग्वेज है, वो पेशेंट समझ नहीं पाया उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को वो इजी वे में उसको समझाने के लिए नहीं बता पाया। पुअर इंस्ट्रक्शन मतलब वो उसको इंस्ट्रक्शन सही से नहीं दे पाया। हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज सही नहीं है, हो सकता है कि वो समझाने का तरीका सही नहीं रखता है। इसकी वजह से भी नॉन कंप्लायंस का चांसेस बढ़ जाता है कि पुअर इंस्ट्रक्शन की वजह से नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा फिजिशियन को या फार्मासिस्ट को कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कंपाइल फॉर्म में होनी चाहिए, पेशेंट को ईज़िली समझ में आनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और असर ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि सारी चीज़ बताते जा रहे हैं और पेशेंट
को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सारी चीज़ बताने के बावजूद 3 घंटा 4 घंटे बताने के बावजूद पेशेंट के माइंड में कोई सेटअप हुआ ही नहीं, कुछ पता चला ही नहीं, तो ऐसे समझाने का क्या फ़ायदा। तो इंस्ट्रक्शन ये होना चाहिए कि कम ही इंस्ट्रक्शन रहे, पॉइंट्स कम ही रहें, लेकिन मोर पावरफुल इम्पैक्ट रहे, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहे, इजी लैंग्वेज में रहे, सिंपल लैंग्वेज में रहे, जो कि पेशेंट को ईजिली स्केचअप हो सके। तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है और पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में जितना इम्पैक्ट पहुंचना है वो सारी चीज़ बता देने की है कि ये सारी चीज़ आपको ड्रग इंट्रैक्शन कर सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आप ये दवा ऐसे लेंगे तो इससे ये आपका इम्प्रूवमेंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ बता देनी चाहिए। तो इसका क्या होगा कि अगर पुअर इंस्ट्रक्शन रहेगा तो नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। As no drug is without side effects, patient may discontinue the treatment when nausea, vomiting, GI upset, etc. are observed. ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स ना होती हों। विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी दवा पेशेंट पे काम कर ही नहीं पाती। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। अगर कोई दवा काम कर रहा है, जिस चीज़ पे काम कर रहा है, तो उसके अल्टरनेट कहीं और जाके वो साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है। जैसे कि अगर कोई कॉज दिख गया, जैसे नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो गया, ये ऑब्ज़र्व हो गया पेशेंट में, तो पेशेंट क्या करते हैं कि वो दवा छोड़ देते हैं, लेना ही छोड़ देते हैं कि मुझे रिएक्शन कॉज कर गया, मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी, मेरे लिए ये दवा सूट नहीं करी। तो ये भी नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस बढ़ाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। जितने साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, पेशेंट होता है कि वो विथड्रॉल करने लगता है, उस चीज़ को छोड़ने लगता है, तो जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रेट में बढ़ने लगते हैं। तो कॉस्ट भी नॉन कंप्लायंस को इम्प्रूव कर रहा है। कॉस्ट जितना बढ़ेगा, नॉन कंप्लायंस उतना बढ़ता जाएगा। नॉन कंप्लायंस मतलब क्या है कि जो पेशेंट प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, नॉन कंप्लायंस वैसे वैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे पेशेंट जो है कंप्लायंस को फॉलो नहीं करेंगे। पुअर इंस्ट्रक्शन जैसे रहेगा वैसे वैसे जितनी पुअर इंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, नॉन कंप्लायंस वैसे बढ़ेंगे। साइड इफ़ेक्ट जैसे बढ़ेगा वैसे नॉन कंप्लायंस, ये डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल है सारे फैक्टर नॉन कंप्लायंस होने के। Now we discuss about consequences of non-compliance। क्या क्या फीचर्स आगे बढ़ाएंगे, नॉन कम्प्लायंस को क्या लीड करते हैं, क्या आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन, सेकेंड वन इज़ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन एंड थर्ड वन इज़ मिसलेनियस। फर्स्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन। तो इसमें क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग गिव्स लेस थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड कंडीशन गेट मोर वर्स। Example, missing even a single dose of contraceptive pills can lead to unwanted pregnancy. Underutilization of anticonvulsant drugs may lead to uncontrolled seizure or even death. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस में अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जो भी ड्रग है उसका डोज कम कर देना। जो ड्रग का डोज है, जितनी फ्रिक्वेंसी है, जितना डोज जा रहा है, उस डोज को कम लेना। उसमें क्या क्या कंप्लायंस को ये भी कंप्लायंस के फैक्टर को इन्हांस करते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर डोज कम ले रहे हैं तो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू या थेरेपेटिक इफ़िकेसी भी लॉस होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से कंडीशन बेकार होते जाएंगे। जैसे सिंगल डोज एग्जांपल है ये, अगर एक सिंगल डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मिस कर रहे हैं तो ये क्या कॉज करेगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर
अंडर यूटिलाइजेशन कोई भी एक डोज कम कर दे रहे हैं एंटी कन्वल्जेंट ड्रग का, तो वो क्या होगा कि अनकंट्रोलेबल होगा, अनकंट्रोल्ड होगा सीजर्स में और डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन कि अगर ड्रग का डोज कम कर रहे हैं तो ये भी नॉन कॉम्प्लायंस के फैक्टर को इन्हांस कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये डोज प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, मिस कर रहे हैं डोज का जितना अमाउंट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक एफिकेसी भी रिड्यूस हो रही है और कंडीशन दिन ब दिन घटती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। एक एग्जांपल जैसे बताया है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग का, अगर इन दोनों केस में डोजेस अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, थेरेप्यूटिक एफिकेसी उनका कम होता जाएगा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और एंटी कन्वल्जेंट में सीजर होने के चांसेस होंगे और इवन डेथ का कंडीशन भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन। कोई भी ड्रग को ओवर यूटिलाइज करना, डोज को ज़्यादा बढ़ा देना। एक्सेसिव डोजेस में भी cause serious health hazards. Generally, they are administered or more frequently to obtain quicker and greater relief and make the patient prone to adverse drug reaction. जैसे कि पहले में हुआ था अंडर यूटिलाइजेशन, डोजेस कम हो रहे हैं, उसकी वजह से थेरेप्यूटिक एफिकेसी कम हो रही है और कंडीशन दिन ब दिन बदलती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। सेम केस है इसमें भी ओवर यूटिलाइजेशन में, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि डोज यहाँ बढ़ गया, डोज बढ़ने जितने डोज थे उससे कहीं ज़्यादा डोज जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि डोज का अमाउंट बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक एफिकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और कॉजेज़ हो रहे हैं सीरियस हेल्थ हज़ार्ड्स में। जनरली दे आर एडमिनिस्टर्ड मोर फ्रिक्वेंटली टू ऑब्टेन क्विकर एंड ग्रेटर रिलीफ एंड दे मेक द पेशेंट प्रोन टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ओवर यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन में ड्रग का डोज बढ़ गया, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक एफिकेसी भी बढ़ गई। वहाँ ट्रीटमेंट क्या हुआ कि क्विक करने लगा, काम जो है पेन को रिलीफ बहुत जल्दी करने लगा, लेकिन वहाँ पे एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा दुगनी, जितना ड्रग का एफिकेसी था उससे 2 गुना या 2 टाइम्स ज़्यादा लिया गया, तो एडवर्स रिएक्शन के होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ओवर यूटिलाइजेशन में। जैसे रिएक्शन कर जाना, कोई भी डोज का दवा का डोज बढ़ा देना, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़ जाती है और रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोनों में सेम डिफरेंसेस सिर्फ यहाँ है कि वहाँ ओवर यूटिलाइजेशन में डोजेस का अमाउंट बढ़ रहा है, थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं। और अंडर यूटिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि थेरेप्यूटिक एफिकेसी कम हो रही है, कंडीशन वर्स्ट हो रहे हैं और उसमें नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस दोनों में बढ़ा रहे हैं। ओवर यूज़ करना भी, अंडर यूटिलाइजेशन भी, दोनों केस नॉन कॉम्प्लायंस को इन्हांस कर रहे हैं। नेक्स्ट, मिसलेनियस। नॉन कॉम्प्लायंस में arises through drugs obtained from friends and relatives to self-treat a similar condition, improper techniques of administration or consuming outdated medication may lead to very serious consequences. मतलब मिसलेनियस जो भी बचे हुए हैं नॉन कॉम्प्लायंस के फैक्टर को इन्हांस करेंगे कैसे? जैसे अगर कोई ड्रग ले रहा है, जैसे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको सेम वही कंडीशन, फीवर हुई, हेडेक हुआ, उन्होंने वो दवा ले ली, अब वही केस में वही दवा, इससे सिम्टम पाया जा रहा है, ये दूसरे उसके फ्रेंड या रिलेटिव ने दवा ले ली, तो हो सकता है कि डोज दोनों में डिफरेंस हो, दोनों का कंडीशन दूसरा हो, लेकिन वही चीज़ लेने के बाद ये लीड्स कर रहा है, इन्हांस कर रहा है नॉन कॉम्प्लायंस को, ये फैक्टर इन्हांस कर रहे हैं नॉन कॉम्प्लायंस को। नॉन कॉम्प्लायंस में अराइजेस थ्रू ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू सेल्फ ट्रीट, मतलब वो दोस्त को या एज ए फ्रेंड वही प्रेफर कर दिया कि मुझे ये हेडेक हुआ था, ये दवा ली थी मैंने, तुम भी ये ले लो। हो सकता है कि वो चीज़ उसको रिएक्शन कर जाए, उसके लिए ओवर डोज हो जाए या अंडर यूटिलाइजेशन हो जाए, तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि सेल्फ ट्रीटमेंट भी नॉन कॉम्प्लायंस को इन्हांस करता है। इम्प्रॉपर टेक्निक्स है
administration or consuming outdated medication may leads to very serious consequences। और आउटडेटेड जो भी ड्रग्स हैं, जो भी ड्रग अगर हो सकता है कि वो बैन है, उसको पता ना चला हो, 1 साल 6 महीना पहले उसने लिया हो, 2 महीना पहले लिया हो, फिर उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ दे रहा है, तो उसके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि वो नॉन कॉम्प्लायंस को तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन हो सकता है या डेथ का कंडीशन भी आ सकता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इन्हांस कर रहे हैं नॉन कॉम्प्लायंस को। फर्स्ट इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन, सेकंड वन इज़ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन, एंड थर्ड वन इज़ मिसलेनियस। दिस ऑल आर पैरामीटर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस विच इन्हांसेस द नॉन कॉम्प्लायंस पैरामीटर्स। ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि दवा का ज़्यादा लेना या दवा का कम लेना या दवा किसी के कहने पर लेना जो कि इम्प्रॉपर मेडिकेशन है, सेल्फ ट्रीटमेंट मेडिकेशन है, जो कि डेथ कॉज कर सकता है, एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं नॉन कॉम्प्लायंस को इन्हांस करने के। Now here is a topic about pharmacist and patient counseling. Now we discuss about pharmacist and patient counseling. क्या रिलेशन होते हैं फार्मासिस्ट और पेशेंट के काउंसलिंग में, या फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग क्या होते हैं। To provide effective pharmaceutical care, a pharmacist needs to acknowledge the responsibility they have in patient pharmacotherapeutic outcomes. Patient counseling provides an opportunity to elicit the necessary information from a patient and to enable safe and effective use of medicines. फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग मतलब एक फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो बातचीत है ड्रग से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड, उनके बीच में क्या काउंसिल हो रहा है। कोई अगर पेशेंट को कोई डर है या कोई चीज़ पता करनी है तो वो डायरेक्ट फार्मासिस्ट से पूछ सकता है। तो इसी चीज़ को फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। टू प्रोवाइड इफ़ेक्टिव फार्मास्यूटिकल केयर, ये प्रोवाइड करता है इफ़ेक्टिव फार्मास्यूटिकल केयर बाय द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट के काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इफ़ेक्टिव फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट जो होते हैं वो एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये होती है कि फार्माकोथेरेपेटिक जितनी फार्माकोथेरेपेटिक या ड्रग की एफिकेसी है वो पेशेंट तक पहुंचाएं। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लिया जा सकता है, पेशेंट से लिया जाता है, उससे डिजीज़ से उसके मन के सोच को आगे लाया जाता है और उस चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से बताया जाता है कि ड्रग का प्रॉपर यूज़ क्या है, ड्रग की एफिकेसी क्या है, ड्रग जो लिया जा रहा है उसका कोई ड्रग का इंट्रैक्शन क्या है या कितना वो बेनिफिशियल, ये सारी चीज़ फार्मासिस्ट पेशेंट को बताते हैं। ये पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आता है। फिर ड्रग कितना सेफ़ है, एफिकेसी कितनी है उस ड्रग की, ये सारी चीज़ फार्मासिस्ट बताते हैं पेशेंट को पेशेंट काउंसलिंग के दौरान। नेक्स्ट है इसी में फर्स्ट पॉइंट रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द पैकेज। ये भी फार्मासिस्ट का रोल होता है कि ये पूरा इंस्ट्रक्शन पूरा एक्नॉलेज कराते हैं कि कैसे रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द पैकेज, कैसे पैकेज से रिमूव करेंगे। फॉर अ पेशेंट हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ पैकिंग, एक ऐसा पेशेंट या ऐसे पेशेंट जो कि अवेयर नहीं है पैकिंग से, फार्मासिस्ट मस्ट प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट इट्स रिमूवल फ्रॉम द पैकेज सो एज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न। जैसे बहुत सारे पेशेंट को ऐसे रहता है कि पैकेजिंग के बारे में कोई चीज़ पता नहीं रहती, कैसे डबल प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, किस टाइप की पैकेजिंग है, कैसे ड्रग को निकालेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो फार्मासिस्ट का फर्स्ट रोल यही होता है कि अवेयर कराना, पैकेजिंग का क्या रोल है, पैकेजिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है, पैकेजिंग कैसे डिस्क्लोज़ करेंगे, कैसे
कैसे उस चीज़ को निकाल के फिर यूज़ होगा, ये फार्मासिस्ट का रोल होता है। पेशेंट को अवेयर कराते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड, जितनी पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चन होती हैं पेशेंट के दिमाग में, उस सारी चीज़ को वो सॉल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू एडमिनिस्टर। द पेशेंट शुड बी एडवाइज अबाउट द रूट टू बी फॉलोड एज to prevent faulty administration of drug. It should be mentioned clearly whether the medicine is to be taken by mouth or used in eye, ear or meant for rectal, vaginal insertion. Sublingual tablet are never to be swallowed. हाउ टू एडमिनिस्टर, ये भी फार्मासिस्ट का रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट को बताने के लिए पेशेंट काउंसलिंग के दौरान कि एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, आइदर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन है, या सबलिंजुअल है, वेजाइनल है, या टॉपिकल है, कैसा है वो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, ये पेशेंट को पता नहीं रहता। दवा लिख दिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया ये दवा लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता ही नहीं है कि टॉपिकल है कि ओरल है कि सबलिंजुअल है। ये सारी डाटा को क्लियर आउट करते हैं फार्मासिस्ट। अगर वो ओरल होगा तो ओरल के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या फ्रिक्वेंसी है, किस चीज़ के साथ लेंगे, ये सारी चीज़ फार्मासिस्ट बताते हैं। अगर टॉपिकल है तो रब करेंगे या टैप करेंगे, क्या करेंगे, ये फार्मासिस्ट बताते हैं। अगर सबलिंजुअल टैबलेट्स हैं तो उसको कभी चबाएंगे नहीं, सबलिंजुअल टंग के नीचे रखेंगे और वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ये प्रिकॉशन दिया जाता है फार्मासिस्ट किसको, पेशेंट को देगा ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग के दौरान। नेक्स्ट वन इज़ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। क्या टाइम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का। द फार्मासिस्ट मस्ट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग सिंस द ड्रग में कॉज GI अपसेट। He may be required to be advised to take the drug with food, without food or with milk, fruit, juice or water. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बताते हैं कि किस समय कौन सी ड्रग लेनी है, एट ए नाइट, एट ए डे टाइम, एट आफ्टर फूड, एट बिफोर फूड। ये सारी चीज़ फार्मासिस्ट पूरी तरह से पेशेंट को बताते हैं कि किस टाइम कौन सी दवा लेनी है, किसके साथ लेनी है, फूड के साथ लेनी है या विदाउट फूड के साथ लेनी है, वाटर के साथ लेनी है, जूस के साथ लेनी है या मिल्क के साथ लेनी है या मिल्क के साथ नहीं लेनी है। ये फार्मासिस्ट का रोल होता है, अवेयर कराते हैं पेशेंट को फुली नॉलेज देते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का, कि किस टाइम कौन सी ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव होती है, कितनी इफ़िकेसी शो करती है। ड्यूरिंग डे टाइम कौन सी दवा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ड्यूरिंग नाइट कौन सी दवा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, कौन सी दवा मिल्क के साथ रिएक्ट करती है या मिल्क के साथ उसका कंजप्शन बहुत अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, या फ्रूट के साथ कौन सी, फ्रूट जूस के साथ कौन सी दवा लेनी है, या विदाउट फ्रूट जूस के साथ या सिर्फ सिंपल वाटर के साथ उस दवा को लेनी है। ये भी रोल में आता है फार्मासिस्ट के, जो कि पेशेंट काउंसलिंग के दौरान पेशेंट को बताया जाता है कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है। Non-compliance is generally observed while administering number of medication. The patient should make a chart of medication so as to avoid forgetfulness and improve compliance. Non-compliance generally observed इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें चार्ट नहीं बनाया जाता। अगर कोई प्रॉपर फार्मासिस्ट या नर्स चार्ट प्रॉपर पेशेंट का बना दे और उसमें हर एक चीज़ दवा के बारे में लिख दे, रेगुलेट करते जाए, तो इससे पता चलता है कि वो नॉन कंप्लायंस को डिक्रीज़ कर रहा है। फॉरगेटफुलनेस होने के चांसेस उसमें कम है, जिसकी वजह से वो नॉन कंप्लायंस होने का कम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ यूजेस। द फार्मासिस्ट मस्ट emphasize the patient to take medication regularly for his major or minor illness, whether the therapy is of short or long duration. Pharmacist must ensure that patient follows the prescribed dose or doses regimen in order to derive the maximum therapeutic advantages. Duration of use.
कितना ड्यूरेशन यूज़ करना है, कितना टाइम यूज़ करना है, ये फार्मासिस्ट बताएगा पेशेंट को कि कौन सी दवा मेजर में या माइनर इलनेस में रेगुलरली लेनी है कि नहीं लेनी है, लॉन्ग टर्म तक कौन सी दवा चाहिए, शॉर्ट टर्म तक कौन सी दवा यूज़ होगी, क्या उसका एफिकेसी है, अगर उस दवा को स्किप कर रहे हैं तो क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, क्या आपको लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ फार्मासिस्ट पेशेंट को बताते हैं ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में। ड्यूरेशन ऑफ यूज़ के कितना होना चाहिए, अगर माइनर के लिए है तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, मेजर के लिए है तो लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। ये सारी चीज़ पेशेंट बताते हैं उसके थेरेपेटिक इफ़िकेसी को बताने के लिए कि अगर मेजर में होगा तो ड्यूरेशन बढ़ेगा, उसका थेरेपेटिक इफ़िकेसी भी बढ़ती जाएगी। अगर कम इलनेस है या माइनर इलनेस है तो उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा और उसके थेरेपेटिक इफ़िकेसी भी शॉर्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ ड्रग। क्या कैसे स्टोर करेंगे, ये भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है फार्मासिस्ट पेशेंट को ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग इज़ वेरी essential for its safety and stability. They should be kept in proper covered cupboards and away from to reach of children. Drugs should never be exposed to extremes of temperature and humidity. Drug to be stored in a cool place must kept in refrigerator. स्टोरेज ऑफ ड्रग कैसे स्टोर करेंगे, अगर कोई प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर पेशेंट को ये दवा आपको लेनी है, स्टोरेज कैसे होना चाहिए, कैसे उस दवा को रखेंगे। अगर 1 मंथ के लिए दवा है, 6 मंथ के लिए दवा है, तो उस ड्रग को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे कि डिग्रेडेड ना हो। तो ये सारी फीचर्स फार्मासिस्ट बताते हैं ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग के दौरान कि कैसे स्टोरेज होना चाहिए दवा का, क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए दवा की, कैसी स्टेबिलिटी है, कितनी सेफ्टी रखनी चाहिए, कपबोर्ड्स में रहना चाहिए, कवर्ड करके कपबोर्ड्स में रहना चाहिए, चिल्ड्रन से दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे क्या होते हैं, शरारती होते हैं, उस चीज़ को टीयर अप कर दें, फाड़ दें या तोड़ दें, उसके पैकेजिंग को कोई हार्श कर दें जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी एयर का इंट्रैपमेंट हो और वो डिग्रेडेड हो जाए। ड्रग शुड नेवर बी एक्सपोज टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कभी भी दवा को एक्सट्रीमली हाई कंडीशन पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहाँ डिग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो हाई टेम्परेचर पे या हाई ह्यूमिडिटी पे कभी स्टोरेज नहीं होती दवा। ड्रग should be stored in a cool place, must be kept in refrigerator। बहुत सारे दवा के पीछे लेबलिंग में लिखा रहता है प्लेस इन स्टोर इन कूल प्लेस, मस्ट बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सेफ्टी रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा होगी, इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर या कूल प्लेस में किया जाता है। ये भी स्टोरेज ऑफ ड्रग में है जो कि फार्मासिस्ट पूरा अवेयर करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है एलर्जीज। ड्रग्स कैपेबल्स ऑफ कॉजिंग एलर्जीज लाइक पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड etc. must be carefully detailed to the patient. It reduces the incidences of drug-induced allergy. Medication history also play an important role for his past drug allergy, and he should be advised clearly to discontinue the treatment and consult the physician if he is experience any rashes, burning sensation or itching of skin.
एलर्जीज़, ये भी पॉइंट आते हैं पेशेंट काउंसलिंग में। ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में ये भी फार्मासिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी है, कोई भी जैसे ड्रग है, पेनिसिलिन्स हो गए या सल्फोनामाइड्स हो गए, वो डिटेल्ड उसके बारे में सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन पेशेंट को बता देने का रहता है कि इससे ये एलर्जी रिएक्शन हो रहे हैं या ये इस चीज़ से ऐसे एलर्जी रिएक्शन होते हैं। इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जीज। मेडिकेशन हिस्ट्री आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे कि कोई अगर ड्रग से एलर्जी कॉज हो रहा है, जैसे पेनिसिलिन से कोई रिएक्ट हो रहा है या सल्फोनामाइड से हो रहा है, तो वो डिटेल देंगे फार्मासिस्ट पेशेंट को, और वो इंड्यूसेस होता है कि एलर्जी को रिड्यूस करने में उस केस को कम करता है। अगर पहले से पता रहेगा कि एलर्जी हो रही है, ऐसे लोग को इस चीज़ से एलर्जी होती है, तो वो चीज़ अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से रेट जो है एलर्जी का वो कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूस द इंडिसेस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जीज। मेडिकेशन हिस्ट्री आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर हिज पास्ट ड्यूरिंग एलर्जी एंड शुड be advised clearly to discontinue the treatment and consult the physician if he experiences any rashes, burning sensation or itching of skin। जैसे प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री जो होते हैं पेशेंट के, कहीं इलाज करा रहे हैं तो उसमें कोई भी ड्रग से रिलेटेड एलर्जी हो गया या ड्रग इंट्रैक्शन है, सारी चीज़ उनके रिपोर्ट में मेंशन की रहती है। हिस्ट्री में, मेडिकेशन हिस्ट्री में सारी प्रॉपर वे में वो चीज़ मेंशन रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत हेल्पफुल होता है पेशेंट को कि इस चीज़ से ये पेशेंट एलर्जिक है, और वो चीज़ को आगे जाके वो डिसकंटिन्यू कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है फिजिशियन से रिलेटेड हिज एलर्जी। इफ़ हिज एक्सपीरियंसेस, अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी बॉडी पे कोई भी रैश, बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग ऑफ स्किन, कोई भी अगर एक फैक्टर उसके कॉज हो रहा है, या तो ईचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या रैशेस हो रहे हैं, तो वो पहले कंसल्ट करे डॉक्टर से और फिर वो अपने डिसकंटिन्यू करे। ये मेडिकेशन हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो पहले ही फोकस कर देता है, पेशेंट के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट या डॉक्टर बहुत सतर्क रहते हैं, पता चलता है उनको कि मेडिकेशन हिस्ट्री इसकी ऐसी थी, और वो अवॉइड करते हैं वो चीज़ को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है साइड इफ़ेक्ट्स। द फार्मासिस्ट मस्ट टेल द पेशेंट अबाउट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स लाइक कॉन्स्टिपेशन में अकर्स विथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी दवा बिना साइड इफ़ेक्ट्स के काम नहीं करती। जैसे कि हम लोग ने पढ़ चुका है कि कोई भी दवा अगर काम कर रही है, जिस चीज़ के लिए वो काम करती है, तो दूसरी जगह वो अपना साइड इफ़ेक्ट शो करती है। तो फार्मासिस्ट का ये इम्पॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में कि पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता जाए कि इस दवा से ये साइड इफ़ेक्ट आपको होगा, ये सिम्टम्स आएंगे, ये कॉजेज़ होंगे। कॉन्स्टिपेशन, जैसे कॉन्स्टिपेशन में अकर्स विथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कम्बिनेशन की जितनी दवा आते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन होने के साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेट्रोनिडाज़ोल्स में कॉज हेडेक्स इन सम पीपल। मेट्रोनिडाज़ोल्स के लेने से बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे पेशेंट में हेडेक की प्रॉब्लम आती है, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट है। डाइफेनहाइड्रामीन में कॉज सेडेशन। जितने डाइफेनहाइड्रामीन हैं उनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो सेडेशन कॉज करते हैं। एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिलिन में कॉज डायरिया। जो एंटीबायोटिक्स हैं एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसाइलिन, वो क्या कॉज करता है, साइड इफ़ेक्ट करता है डायरिया को। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू मेक द पेशेंट अवेयर द फैक्ट एंड ही शुड बी कॉशन्ड इन सच वे एज नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ मेडिसिन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का, जो कि प्ले करते भी हैं फार्मासिस्ट, और उनको करना भी चाहिए कि जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग से रिलेटेड वो पेशेंट को अवेयर कर दें, बता दें, ताकि पेशेंट जो है वो डरे नहीं कि इस दवा से कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गया, इस दवा से हेडेक कैसे हो गया, इस दवा से सेडेशन कैसे कॉज करने लगा, इस दवा से डायरिया कैसे होने लगा। तो वो प्रॉपर नॉलेज, कोई भी साइड इफ़ेक्ट का, कोई भी ड्रग से रिलेटेड जो ड्रग है उनके साइड इफ़ेक्ट है, वो प्रॉपर पेशेंट को बताने का रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट घबराए नहीं, वो समझ सके कि इस चीज़ से ये साइड इफ़ेक्ट है, वो ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है और वो उसका साइड इफ़ेक्ट
डॉक्टर को बता के उसके लिए कोई अल्टरनेटिव वे निकाल ले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का, जो कि प्ले करते हैं ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंटरेक्शन। द फार्मासिस्ट शुड warn about patient about possible interaction of the prescribed drugs like with food, beverages and other drugs। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि परफॉर्म करते हैं फार्मासिस्ट ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग, कि ड्रग इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ड्रग का इंटरेक्शन किस किस के साथ हो रहा है, या तो ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है, या ड्रग फूड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या ड्रग बेवरेजेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर कोई ड्रग फूड के साथ कर रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अगर कोई ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर कोई ड्रग कोई बेवरेजेस के साथ, जैसे अल्कोहल हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो पेशेंट का ये ड्यूटी है, फार्मासिस्ट का ये ड्यूटी है, फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अवेयर करें पेशेंट को, इसके बारे में नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज दें कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है, ड्रग इंटरेक्शन किस किस चीज़ से होती है, ड्रग इंटरेक्शन में क्या अवॉइड करना चाहिए। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए बाय फार्मासिस्ट ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग के दौरान। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज पेशेंट के पास होनी चाहिए, पेशेंट के दिमाग में होनी चाहिए। फार्मासिस्ट उनको अच्छी तरह से हैंडल करके बता दे किस चीज़ से ये ड्रग इंटरेक्शन कॉज कर सकता है, या तो फूड से कर सकता है, या तो बेवरेजेस से कर सकता है, या तो ड्रग के साथ ही कर सकता है। ये हो गया ऑल अबाउट इस ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ़िल इन्फॉर्मेशन। रिफ़िल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है, रिफ़िल प्रिस्क्राइब किया कोई डॉक्टर एक मेडिकेशन को, फिर उसके नेक्स्ट टाइम 15 दिन के बाद जो दवा लेनी है उसको रिफ़िल कैसे कराना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट देंगे ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग के दौरान। इसमें है फार्मासिस्ट मस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट वेदर और नॉट द प्रिस्क्रिप्शन इज़ टू बी रिफिल्ड और नॉट। It all depends on the short or long-term therapy. It should be communicated properly so as to avoid patient non-compliance for the treatment. ये एक ड्यूटी होती है फार्मासिस्ट की, ये एक रोल होता है जो कि परफॉर्म करते हैं फार्मासिस्ट रिफ़िल के लिए, कि सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं पेशेंट को कि आपकी रिफ़िल इस टाइम पे होनी चाहिए। 15 डेज़ के बाद आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा बताई जाएगी या कुछ चेंजेस होंगे प्रिस्क्रिप्शन में, वो चीज़ पेशेंट रिफ़िल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। या आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर बताएंगे कि ये दवा आपको लेनी है या नहीं करनी है। अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी है तो आपको फिर से 15 दिन के बाद आना पड़ेगा और डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे दवा और आपको फिर वो कंटिन्यू करना है। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर वो भी इस केस में भी डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर अगर इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए कहता है तो आप डिसकंटिन्यू करें, या कंटिन्यू करने के लिए कहता है तो कंटिन्यू करें। तो ये फॉलो करता है, ये इन्हांस करता है नॉन कॉम्प्लायंस को। इससे क्या होता है कि अगर रिफिलिंग नहीं होता है तो ये इन्हांस करता है नॉन कॉम्प्लायंस को, अगर रिफिलिंग होने लगती है तो ये कॉम्प्लायंस को इन्हांस करता है। इट शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली टू अवॉइड पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस फॉर द ट्रीटमेंट। ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए जिसकी वजह से अवॉइड हो सके नॉन कॉम्प्लायंसेस के चांसेस अवॉइड हो जाए और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से अच्छी हो सके। रिफ़िल इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि हैबिचुअल भी नहीं हो पाते हैं रिफ़िल इन्फॉर्मेशन से,
या रिफ़िल इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो कंप्लायंस होने के चांसेस होंगे। ये मेन ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की, जो कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है पेशेंट को। ये रिफ़िल टाइम आपका है प्रिस्क्रिप्शन पे, ये 15 दिन के बाद आपको आना है, 10 दिन के बाद आपको आना है, कंसल्ट करना है, चेकअप करना है। अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी है तो वो डॉक्टर बताएंगे, ये आगे दवा बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म है तो हो सकता है कि डिसकंटिन्यू करें या चेंजेस करें। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर बताएंगे। लेकिन रीफिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कॉम्प्लायंस को इन्हांस करता है और अवॉइड करता है नॉन कॉम्प्लायंस को। Next point is additional information is given for fulfillment of prescriber instruction by the patient. For the patient compliance, short and simple sentences should be used to make the communication successful. For example, do not take tetracycline with milk or antacids. Shake the emulsion or suspension well before use. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या फार्मासिस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में फुलफिल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रिस्क्राइबर्स इंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं पेशेंट के कंप्लायंस के लिए, पेशेंट को एडहेरेंस करने के लिए जो भी फॉलो करना है प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट के लिए, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आती है बात कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया दवा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ मेंशन रहती है, शेक वेल बिफोर यूज़ एंड डोंट टेक टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क और एंटासिड्स। ये चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आती है जो कि फार्मासिस्ट का एक रोल होता है कि पेशेंट को ये चीज़ बता सके। अगर शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस में वो सारी चीज़ अवेयर करा सकता है या कराए, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन के दौरान कोई भी मिल्क और एंटासिड्स नहीं लिया जाता है। शेक द इमल्शन और सस्पेंशन वेल बिफोर यूज़, क्योंकि वो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, वो सस्पेंड होने लगते हैं, वो सेटल डाउन होने लगते हैं, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म मिक्सिंग कराई जाती है शेक करके, ताकि जो यूनिफॉर्मिटी होती है, जो कि ड्रग आते हैं वो यूनिफॉर्म वे में आए और वो डोजेस की फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, डोजेस का अमाउंट चेंज ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन को अवॉइड करने के लिए शेक वेल बिफोर यूज़ बताया जाता है। क्योंकि इन दोनों केस में, इमल्शन के केस में, सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज सेटल डाउन होते हैं और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, तो शेक वेल बिफोर यूज़ इन दोनों केस में कराया जाता है। टेट्रासाइक्लिन जो भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें इन केस में होता है कि मिल्क और एंटासिड्स के साथ कंजप्शन नहीं किया जाता है, स्लो रेट ऑफ कंजप्शन होने लगता है। इसीलिए ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है पेशेंट को ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं लेकिन मोर इम्पैक्टफुल रहते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया पेशेंट काउंसलिंग के दौरान। रिफिल इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉस्ट हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन है, एलर्जीज़ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्यूरेशन ऑफ यूजेस हैं, स्टोरेज ऑफ ड्रग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टाइम ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग है, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द पैकेज। ये सारे चीज़ पॉइंट आउट हैं फार्मासिस्ट और पेशेंट के काउंसलिंग के दौरान। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो गए। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवाइस फॉर द कॉमन ड्रग, यूज़ ऑफ कॉमन ड्रग। क्या क्या एडवाइस होना चाहिए जो कि कॉमन यूज़ ड्रग हो रहे हैं। ड्रग जैसे मेट्रोनिडाजोल्स हैं, इसका एडवाइस है कि इफ़ हेडेक्स परसिस्ट यूज़ एस्प्रिन और पैरासीटामोल, यूज़ ऑफ अल्कोहल्स टू बी अवॉइडेड। अगर मेट्रोनिडाजोल्स कॉमन ड्रग है, अगर ले रहे हैं, हेडेक, इस केस में हेडेक हो रहा है तो पैरासीटामोल या एस्प्रिन ले लें, लेकिन अल्कोहल का कंजप्शन करना है इसमें अवॉइड है। फेनाजोपायरिडीन यूरिन कलर में चेंज। फेनाजोपायरिडीन के केस में क्या होता है कि एडवाइस होता है कि यूरिन का कलर इसमें चेंज होने लगता है। फेरस सल्फेट स्टूल कलर में चेंज, इसमें स्टूल का कलर चेंज होने लगता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन में अकर्स। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साइड इफ़ेक्ट क्या है या उसका एडवाइस क्या करेंगे, साइड इफ़ेक्ट क्या करेंगे, बताता है कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। डायज़ेपाम, द ड्रग्स में कॉज ड्रॉजीनेस, डू नॉट ड्राइव अ व्हीकल्स,
एंड डू नॉट वर्क विथ अ डेंजरस मशीनरी। डायजेपाम्स में क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट सेडेशन कॉज करता है, तो इसमें ड्रॉजीनेस, चक्कर आना, नींद आना, तो इसमें अवॉइड किया जाता है कि आप ड्राइव इस केस में ड्राइव ना कीजिए और कोई भी डेंजरस मशीनरी के पास ना रहिए। हो सकता है कि आपको एक झपकी आए और आपको डेथ हो सकता है। नेक्स्ट है सैलिसाइलेट्स, डू नॉट टेक एन एम्प्टी स्टमक। सैलिसाइलेट्स जितने आते हैं, एस्प्रिन्स आते हैं, वो खाली पेट में लेना सही नहीं है। च्यूएबल टैबलेट्स, डू नॉट स्वेलो च्यू देम, मतलब जितने भी चबाने वाले टैबलेट्स हैं उनको स्वेलो करना सही नहीं, उनको चबा कर ही खाना सबसे बेटर होता है। ये जनरल एडवाइस है, एडवाइस फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन ड्रग्स के रिगार्डिंग। इसमें आ गया फर्स्ट मेट्रोनिडाजोल, फेनाजोपायरिडीन, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, डायजेपाम, सैलिसाइलेट्स एंड चिवेबल टैबलेट्स। मेट्रोनिडाजोल्स में अल्कोहल्स को अवॉइड करेंगे। अगर इसमें हेडेक्स हो रहे हैं तो एस्प्रिन और पैरासीटामोल्स ले सकते हैं। फेनाजोपायरिडीन्स में यूरिन का कलर चेंजेस आते हैं। फेरस सल्फेट में स्टूल का कलर चेंजेस आता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में जनरली इसका साइड इफेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन देता है। डायजेपाम में सेडेशन कॉज होता है, इसीलिए इसमें मशीनरी के लिए यूज़ नहीं होते हैं या ड्राइव करना है इसमें अवॉइड किया जाता है। सैलिसाइलेट्स के केस में डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी खाली पेट में सैलिसाइलेट्स नहीं लेते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स हमेशा च्वे करेंगे, स्वेलो नहीं करेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कॉमन ड्रग यूजेस के लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री। क्या मेडिकेशन हिस्ट्री है? मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब पेशेंट का रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, क्या पेशेंट का नाम है, क्या एलर्जी थी, क्या डिजीज़ था, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, कितना टाइम से डोजेस चल रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी थी, क्या क्या ड्रग इंट्रैक्शन हुआ, कितनी एज है, सारे डाटा जो रहते हैं वो मेडिकेशन हिस्ट्री में आते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, फार्मासिस्ट कंडक्ट्स अ पेशेंट इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड्स ऑल द ड्रग्स दैट पेशेंट हैज़ टेकन इन हिज पास्ट, एनी hypersensitivity to a specific drug, food habits, drug dependence, intoxication with chemicals, idiosyncratic reaction, etc. It should always include OTC drug also. Medication history serves the following purpose. मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो रहते हैं वो कंसल्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के साथ, पेशेंट के हिस्ट्री से रिगार्डिंग, पेशेंट की क्या हिस्ट्री थी। फार्मासिस्ट जो है वो काउंसलिंग करेंगे पेशेंट के साथ। काउंसलिंग करने के बाद पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके बारे में उसके सारे रिकॉर्ड्स डाटा को रखेंगे, इंटरव्यू कराएंगे कि क्या दवा पहले चल रही थी, प्रीवियस पास्ट में कौन सी बीमारी थी, क्या दवा चल रही थी, क्या स्पेसिफिक ड्रग था, फूड हैबिट्स कैसे थे, ड्रग डिपेंडेंस कैसे था, इंटॉक्सिकेशन तो नहीं था किसी चीज़ से, केमिकल आइडोसाइनक्रेटिक रिएक्शन तो नहीं था। ये सारा इंटरव्यू फार्मासिस्ट के थ्रू लिया जाता है, पेशेंट का फार्मासिस्ट के थ्रू लिया जाता है ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग में। इट शुड ऑलवेज इंक्लूड, और इसमें OTC ओवर द काउंटर ड्रग से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, मेडिकेशन हिस्ट्री में मेंशन की जाती है। मेडिकेशन हिस्ट्री सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, जो डिफरेंट फॉलोइंग पर्पस है मेडिकेशन हिस्ट्री के। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पास्ट एलिमेंट्स एंड इंसिडेंसेस ऑफ एलर्जी। फर्स्ट, ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो हिस्ट्री, इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसका रिकॉर्ड इसमें रहता है। ड्रग विच वेयर इनएफेक्टिव ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट, कौन सी ड्रग इनएफेक्टिव है जो काम नहीं की ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में। पेशेंट सेल्फ प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड विच OTC ड्रग हिज प्रेफर्स, पेशेंट कौन कौन सी OTC ड्रग ले रहा है, सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहा है, ये भी मेडिकेशन हिस्ट्री में मेंशन रहता है। टू स्टडी पेशेंट कंप्लांस, पेशेंट कितना कंप्लांस है, कितना सीरियस है अपने ट्रीटमेंट को लेके, कितना फॉलो कर रहा है उस प्रिस्क्रिप्शन को, प्रिस्क्राइबर के दिए हुए को। Beside the above mentioned information, it also gives a detail of prescription, name of patient and prescriber, doses form, strength of drugs, date of dispensing and date of refilling of the prescription.
मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या होता है कि एक डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, डिटेल, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, नेम क्या है पेशेंट का, एज क्या है, एड्रेस क्या है, वेट कितना है, फिर उनका स्ट्रेंथ क्या है, ड्रग का डोजेस फॉर्म कौन कौन सी ली जा रही है, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग क्या था, डेट ऑफ रिफिलिंग क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ड्रग के साथ कौन सा इंट्रैक्शन, ड्रग के साथ क्या एलर्जी है, इंट्रैक्शन क्या है, ये सारे कौन कौन सा ड्रग ले रहा है, ओटीसी में इंक्लूड है, कौन कौन सा सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहा है या कौन सी दवा इनएफेक्टिव है, ये सारा कलेक्शन स्टोर किया जाता है मेडिकेशन हिस्ट्री में पेशेंट के पास्ट से की हुई ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट है द फार्मासिस्ट कैन प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी ऑफ पेशेंट case based on his medication history and present to the physician prior to diagnose। फार्मासिस्ट का यही रोल होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री रिकॉर्ड डाटा को वो प्रिपेयर करता है, नेम से लेके क्या एज है, क्या नेम है, क्या डेट को रिफिलिंग हो रहा है, क्या डेट को डिस्पेंसिंग हो रहा है, क्या ड्रग से इंट्रैक्शन है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सारा रिकॉर्ड कलेक्ट करके वो हिस्ट्री बनाता है। फिर वो हिस्ट्री प्रेजेंट फिजिशियन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस होता है और डायग्नोस होता है डिजीज़ का। इट विल हेल्प इन द फिजिशियन फॉर बेटर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट। ये हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फिजिशियन के लिए, बेटर होता है, फास्टर होता है और मोर एक्यूरेट सिलेक्शन करता है ड्रग थेरेपी में, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है जल्दी ट्रीटमेंट के लिए या हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दिस ऑल अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।